मैं इस दुनिया में सिर्फ एक तुच्छ तोप के गोले जैसा किरदार हूं। मेरे आसपास के हर कोई किसी न किसी दैवीय स्वर्णिम फिंगर चीट के साथ लगता है। जब नायक ने पता लगाया कि तीनों नायिकाएं मेरे साथ हैं, तो वह क्रोध में आकर हमें रंगे हाथ पकड़ने दौड़ा, लेकिन मैं उस दुष्ट सहायक पुरुष नायक की यादों को उसके आने से एक क्षण पहले ही जागृत कर चुकी थी। मैंने जल्दी से अपनी नीचे बैठी दूसरी नायिका को उठाया और उसे कपड़े पहनने को कहा। मैं दरवाजे के फ्रेम से टिकी थी। अंदर आने वाले लोगों को एक नजर मारने के बाद मेरी नजर उस सबसे खूबसूरत महिला पर पड़ी, नायिका शियाशिया, जिसे मेरी मंगेतर के रूप में स्थापित किया गया था। एक पागल ईर्ष्या की रानी, बीजिंग की उच्च समाज की सामाजिक महिला, मुख्य प्रेमिका, दिलकश नायक सॉन्ग जिनियान के लिए पहले ठंडी और चालाक दिलों से खेलती हुई, लेकिन बाद में वह क्या अनोखा किरदार वर्णन है। सबकी कड़ी निगाहों के बीच मैंने जटिल भावों के साथ उसे घूरा। मेरी नाम मात्र की मंगेतर शियाशिया की संकीर्ण आंखें भी मुझ पर टिकी थीं, जिनमें एक हल्की रहस्यमय मुस्कान थी। तो तुम ऐसे दिखते हो, उसकी ठंडी आवाज में एक शिकारी की रोमांच छलक रही थी, हर शब्द में झांगचेन। तुम्हें देखकर तुम काफी हैंडसम लगते हो, उसकी पागल स्वभाव के हिसाब से मेरा दिल एक धड़कन छोड़ गया। लगता है सगाई तोड़ने की योजना तुरंत आगे बढ़ानी चाहिए, फैसला हो चुका था। मैंने हल्की मुस्कान दी। मिस शिया, आपने काफी जबरदस्त भीड़ साथ लाई है। निश्चित ही आप सिर्फ अभिवादन कहने नहीं आई होंगी। हालांकि शिया शिया बोलने से पहले जो उसके पास रो रही थी। नायक सॉन्ग जिनियान ने पहले कदम उठाया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, एक निर्दोष दिखने वाले चेहरे के साथ। उसने कहा, झांग चेन, तुमने मिस शिया को गलत समझा है। नीचे किसी ने कहा था कि तुम कुछ महिलाओं के साथ थे और मैं चिंतित था कि तुम्हें कुछ हुआ होगा, इसलिए मैं देखने आया और मुझे मिस शिया से सामना हो गया। सब मेरी गलती है। मैंने अफवाहों को सुना और सच मान लिया। तुम मुझे मार सकते हो, डांट सकते हो या बाहर निकाल भी सकते हो, मैं इसके लायक हूं, लेकिन कृपया मिस शिया को दोष मत दो। तुम दोनों अभी अभी सगाई किए हो, यह रिश्ता आसान नहीं था। एक छोटी सी गलतफहमी से इसे मत तोड़ो, सॉन्ग जिनियान ने आंसुओं के साथ बोला, जैसे कि वह ही कोई बड़ा अन्याय झेल रहा हो। शिया शिया, मिस शिया, मुझे खेद है, यह सब मेरी गलती है। मुझे अपनी चिंता को इतनी बड़ी घटना नहीं बनानी चाहिए थी। सच जानने से पहले इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, जिससे तुम्हारे लिए यह गलतफहमी हुई। और अब झांगचेन तुमसे नाराज है, मैं माफी चाहता हूं, यह सब मेरी गलती है। कृपया झांगचेन को दोष मत दो, वह अभी भी बहुत छोटा है। उन शब्दों पर शिया शिया ने अपनी आंख शिया शिया की अर्थपूर्ण नजर मुझ पर पड़ी। मेरी पलकें फड़क गईं। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने मेरे उंगलियों को पकड़ लिया सबके सामने। उसने उन्हें अपने होठों पर लाया और उनमें एक जलती हुई चुंबन लगाई। उसकी सांस मेरे नकलियों से टकराई। मेरी उंगलियों ने अनायास ही पीछे मुड़ गईं। एक सेकंड बाद उसने मेरा हाथ धीरे से खींचा, मुझे अपनी ओर ले आई। शिया शिया ने मजाकिया आवाज में मुझसे कहा, झांगचेन अभी भी बहुत छोटा है, उसने क्या गलत किया होगा। उसने मेज पर बैठी महिलाओं की ओर एक समझदार नजर डाली, जैसा कि उम्मीद थी। उसने रुआन किंगशुई के चेहरे पर तनाव देखा। शिया शिया ने नरम हंसी निकाली। उसने सिर घुमाकर सॉन्ग जिनियान की। मुझे शक था कि क्या मैंने सही सुना है। सॉन्ग जिनियान का चेहरा जम गया। अगले पल वह जल्दी से एक दयनीय भाव में लौट आया और हकलाते हुए बोला, मुझे नहीं पता कि मिस शिया मुझे क्यों गलत समझ रही हैं, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी से भागूंगा नहीं जब तक कि यह तुम्हें और मेरी चचेरी बहन को शांत कर दे और बहस रोक दे। मैं जो भी करना पड़ेगा करूंगा। शिया शिया ने नरम हंसी। शिया शिया फिर से हंसी। मजाक था। जब मिस्टर सॉन्ग ने ईमानदारी से माफी मांगी है, तो तुम्हें जल्द से जल्द जियांग घर से निकल जाना चाहिए। आखिरकार जियांग चेन और मैं सगाईशुदा हैं, शादी की योजनाएं जल्द ही बनानी हैं। तुम्हारे जैसे मुसीबतखोर को जियांग परिवार में रखना कौन जाने और क्या आपदाएं हो सकती हैं। बिजली की चमक ने शियाशिया की आंखों को रोशन कर दिया। भीड़ के कानाफूसी से सॉन्ग जिनियान शर्मिंदगी और गुस्से में डूब गया। उसका चेहरा छुपाने को कहीं नहीं था। उसका रंग लाल से सफेद और फिर से लाल होता रहा। अनगिनत नजरें उस पर टिकी थी। कमरे का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। सॉन्ग जिनियान ने आंसू बहाते हुए देखना टालते हुए पुकारा, आंटी। अगले पल उसने अपना सीना सॉन्ग जिनियान फर्श पर गिर गया। कमरे में पूर्ण अराजकता फैल गई। मैंने इस अचानक हुए घटनाक्रम को देखकर थोड़ी हैरानी महसूस की। केवल मेरी पकड़ में रही महिला ने रहस्यमय मुस्कान दी। उसकी आवाज गहरी थी, यह मिस्टर सॉन्ग निश्चित ही सही समय पर बीमार होने की कला जानते हैं। अगले पल वह गहरी
लोमड़ी जैसी आंखें मेरी ओर देखीं, उसकी नजर ने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। मैं अनायास ही अपने होंठ तने एक पतली गोरी हाथ मेरे गाल पर रखी, मेरी ठोड़ी से लेकर कान के निचले हिस्से तक धीरे धीरे छुआ। जहां भी उसने छुआ वहां खुजली और सुनपन महसूस हुआ। महिला ने करीब झुककर गुप्त स्वर में कहा, डार्लिंग, अपनी पत्नी से बता तुम कौन सा। हमारे बीच के शोरगुल के बीच मेरी आवाज शियाशिया तक स्पष्ट पहुंची। हम इतने करीब थे, मेरी पुदीना जैसी सांस भी उसके चेहरे को छू रही थी। गर्म और बेहद आकर्षक हमारी आंखें मिली। शियाशिया ने जोर से निगला, उसने मेरी बांह पकड़ने वाला हाथ थोड़ा कस लिया। अगले पल एक आकृति अचानक उसके सामने प्रकट हुई। रुआन किंगशुई की आवाज गूंजी, जबरदस्ती हमें अलग करते हुए, मिस शिया, कृपया कुछ आत्मसम्मान रखें। शियाशिया सीधी हो गई, उसने ठंडी आवाज में रुआन किंगशुई की ओर देखा और मेरा कलाई खींचा। मेरी अपनी मंगेतर के साथ मुझे आत्मसम्मान क्यों रख? शादी के बाद तक इंतजार करो, शादी तो निश्चित ही होगी। महान फिल्म रानी को चिंता करने की जरूरत नहीं। शियाशिया ने मुझसे देखा, उसका स्वर थोड़ा नरम हुआ, शायद हमें जल्दी शादी करनी चाहिए। झांगचेन, तुम उस रात कुछ गलत नहीं किया है ना? शायद मैं तुम्हारा बच्चा लेकर चल रही हूं। मैं स्तब्ध रह गया और रुआन किंगशुई की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने मेरी कलाई को और कस लिया। मैंने खुद को संभाला। मेरी बाईं और दाईं ओर की दो महिलाएं जोरदार बहस में थीं, फिर भी वे सुनवाई से डरकर अपनी आवाजें कम रख रही थीं, जैसे तनाव बढ़ता जा रहा हो। दूर से सॉन्ग जिनियान के आसपास की भीड़ से जिज्ञासु नजरें अब हम पर केंद्रित होने लगी। मेरे कान जलने लगे। मैंने जल्दी से दोनों को खींचा। रुको, तुम दोनों। शियाशिया ने बची हुई बातें निगल ली। रुआन फिर वह हमारी ओर बढ़ने लगी, लेकिन जब उसकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी तो वह गहरी नफरत के भाव से भौहें तानी। मैंने पलकें झपकाईं। मुझे समझ नहीं आया क्यों हम बिल्कुल अजनबी थे जो टेलीपोर्टेशन के बाद मिले थे, लेकिन मॉम जियांग की वह नजर मुझे बेहद असहज, कड़वाहट भरा, उदास और रोने जैसा महसूस करा रही थी, जैसे कुछ मेरे दिल को दबा रहा हो। हालांकि चेन ने काफी लापरवाही की है। मैं उसके व्यवहार के लिए माफी चाहता हूं। कृपया हमें बताएं मिस शिया, आप क्या सोचती हैं हम सब कुछ स्पष्ट रूप से बाहर वालों की निगाहों में चर्चा और समझौता कर सकते हैं? मैंने कुछ गलत नहीं किया था। फिर भी मॉम जियांग, मेरी अपनी जैविक माँ, मुझे बिना सच देखे छोटा दिखा रही थी, यहां तक कि संकेत दे रही थी कि शिया सगाई तोड़। आंटी, आप मजाक कर रही होंगी। झांगचेन और मैं पहले से ही सगाईशुदा हैं। हम जल्द ही एक परिवार बनने वाले हैं। अब से आप मेरे लिए माँ जैसी हैं। कृपया मुझे सिर्फ शिया कहो। शायद ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। मॉम झांग के शब्द गले में अटक गए। आखिरकार हर कोई जानता है शिया परिवार की बड़ी बेटी कभी इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। यह इसलिए हुआ क्योंकि मैंने चालाकी। हमारे दोनों परिवारों की स्थिति आकाश धरती जितनी अलग है। यह कम सम्मानजनक विवाह का प्रयास मॉम जियांग के लिए अंदर और बाहर से बहुत तनाव का कारण बना। उन्होंने सोचा था कि आज की घटना के बाद जियांग परिवार की शान धूमिल होगी और ये शादी भी टूट जाएगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से शिया वारिस का उद्देश्य वास्तव में सगाई बनाए रखना था, इससे पहले कि मॉम जियांग इसे समझ पाती। एक आज्ञाकारी चचेरे रिश्तेदार की तरह आपको यहाँ की चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ हूँ। मैं जियांग चेन का अच्छे से ख्याल रखूंगी। मॉम जियांग ने मुंह खोला, लेकिन एक पल के लिए वह नहीं जानती थी क्या कहें। पहले हमारे परिवार के खंडहरों में निकटता थी। रुआन किंगशुई और मैं बचपन के दोस्त थे, मासूम बचपन के साथी। लेकिन एक झगड़े के बाद दोनों परिवारों। मॉम झांग की नजर नीचे गई। रुआन किंगशुई की कलाई पकड़ती वह थोड़ा खोई हुई लग रही थी। मैंने संघर्ष किया और रुआन किंगशुई ने हंसी निकाली और मेरा हाथ छोड़ दिया, लेकिन वह मेरे पास खड़ी रही। उसने शिया को देखा, उसके होंठों पर एक उपहास भरी मुस्कान। माफ करना, लेकिन झांग चेन और मैं बचपन से करीबी हैं। हम साथ बड़े हुए। झांग चेन जब छोटा था तो कमजोर था। मैंने बिना सोचे जियांग चेन की कलाई पकड़ी। मिस शिया को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? उसकी नकली अभिव्यक्ति देखकर शिया ने लगभग अपने दांत पीस लिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं, संतोषजनक जवाब पाकर रुआन किंगशुई हंसी। उसने मुझे देखा और अपनी ताना जारी रखी, यह देखकर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई और उसकी मंगेतर का हाथ पकड़ता है। मिस शिया सचमुच उदार है। दूर से किसी ने चिल्लाया, वह जाग गया, वह जाग गया। सॉन्ग जिनियान की आवाज फिर से आंटी पुकारती गुन उठी। मॉम जियांग ने जल्दी जवाब दिया। उसने दूर से माजुंग टेबल पर सु वानरू का अभिवादन किया, फिर मेरे बगल में दो युवतियों को सिर हिलाया। लेकिन मेरे लिए, अपने जैविक बेटे के लिए, उसने मेरी ओर एक नजर तक नहीं डाली और वह चले गई, पैरों की आवाज के साथ फिर इधर उधर। मॉम जियांग के सहारे खड़ा था, फिर भी वह एक बार पीछे मुड़ा। आंटी, लेकिन जियांग चेन। मॉम जियांग की ठंडी
प्रेमरहित आवाज गूंज उठी। सॉन्ग जिनियान ने सिर हिलाया और मुझे ताना देते हुए मुस्कुराया। दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज के साथ लोग गायब हो गए। कमरे में कब्र जैसी चुप्पी छा गई। एक अजीब शांति महसूस हुई। शिया शिया मेरे साथ माजुंग टेबल पर लौट आई। तभी उसने सु वानरू को देखा और बोली, वानरू तुम भी यहाँ? शिया और सु परिवार पुराने दोस्त हैं। शिया परिवार राजनीति में है, जबकि सु परिवार व्यवसाय के टाइकून है। दशकों की नजदीकी और आपसी समर्थन परिवार के बुजुर्गों के बीच शादी के रिश्ते भी हैं। दोनों परिवार अटूट हैं। शिया शिया सु वानरू से 2 साल छोटी है। दोनों बचपन से ही असाधारण रही। वे उच्च वर्ग की प्रमुख हस्तियां हैं, बल्कि उस सामाजिक मंडल में दुर्लभ अच्छे दोस्त हैं। तुम आम तौर पर इन खेलों में रुचि नहीं दिखाती है ना? आज तुम्हें खेलने का क्या मन हुआ? बस युवाओं के साथ समय बिताना। सुवानरू ने अपना टाइल उल्टा रख दिया। उसके जेड जैसे उंगलियां कमरे की रोशनी को प्रतिबिंबित कर रही थीं। उसका सुंदर ठंडा चेहरा भावहीन था। शिया शिया ने भौं उठाई। एक राउंड खेलना चाहती हो? सुवानरू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बजाय रुआन किंगशुई की स्पष्ट आवाज गूंजी, जियांग चेन, क्या तुम खेलना जारी रखना चाहते हो? तुम मेरी जगह ले सकते हो। मैंने सिर हिलाया जैसे झुनझुना हिला रहा हो। मुझे लगभग पता भी नहीं था कि कैसे खेलना है। अगर मैं बैठ गया तो एक ही राउंड में आज रात की नकाबपोशी पूरी तरह खुल जाएगी। मैंने साफ मना कर दिया। मैंने रुआन किंगशुई ने कुछ समझ लिया। उसने मेरी तरफ से बचाव किया। मैं वैसे भी भूखा था। किसी को कहो मुझे कुछ खाना लाए। मैंने सिर हिलाया, भागने की तैयारी की। अचानक एक परिचित ठंडी आवाज किनारे से आई, कहाँ जा रहे हो? मैंने ऊपर देखा। सुवानरू की उसकी फिनिक्स जैसी आंखें लैंप के नीचे पीला अंबर रंग चमका रही थीं। उसकी नाक की छोटी तिल छाया और रोशनी के खेल में हिल बैठो। बाहर बारिश कम होने लगी थी। कमरे में भयावह चुप्पी थी। कई जोड़े आंखें एक साथ मुझ पर टिकी थीं। मैंने जोर से हंसी, मुस्कुराई। विडंबना यह थी कि सुवानरू मुझे मजाकिया मुस्कान के साथ देख रही थी, जैसे वह देख रही हो कि मैं क्या चुनूंगा। आखिरकार अभी 10 मिनट पहले प्रेम की कसम खाई थी, प्रशंसा भरे चेहरे के साथ कहा था कि मैं चुपके से उससे प्यार करता हूं। वह स्पष्ट रूप से मुझे परख रही थी। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और अचानक महसूस किया कि कुछ गलत है। ये बूढ़ी लोमड़ी सुवानरू, क्या उसने पहले ही पता लगा लिया था कि मैं उससे झूठ बोल रहा हूं? क्या इसलिए वह मुझे परख रही है? जियांग चेन, यहां बैठो। रुआन मेरी मंगेतर जाहिर तौर पर मेरे साथ बैठेगी। वह सफेद सजावटी कुर्सी उनके बीच पीछे पीछे खींची जा रही थी। दोनों में से कोई भी छोड़ने का संकेत नहीं दे रहा था। उनकी प्रतिस्पर्धी नजरें हवा में टकरा रही थीं। रुआन किंगशुई की बादाम जैसी आंखें थोड़ी मुड़ी, लेकिन उसके शब्द छुरियों जैसे थे। वैसे शिया वारिस इतनी तिरस्कारपूर्ण थी कि उसने सगाई पार्टी में भाग नहीं लिया। मुझे देखते हुए वह इतनी चिंता से भरी नजरों से मुझे घूर रही थी। शिया शिया का दिल पिघलने वाला था। पिछली बार वह केवल एक झटपट नजर थी। कमरे के शोर शराबे, फटे हुए रबर के सामान, चिल्लाहट और रोने की आवाज। दवा का प्रभाव अभी खत्म नहीं हुआ था। शिया शिया का सिर दर्द हो रहा था। उसके ऊपर उसे एक निजी पार्टी में फंसाया गया था। वह बेहद परेशान थी। उसका मुंह फंसाए जाने के बाद उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने कपड़े पकड़े और दरवाजा फुटकर बाहर निकली। फिर झांक परिवार ने दस्तक दी। स्पष्ट था उसे दवा दी गई थी और फंसाया गया था। लेकिन घटना इतनी सार्वजनिक हो गई थी, इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं था। शिया शिया को दादा द्वारा सगाई के लिए मजबूर किया गया था, यहां तक कि आज तक वह नहीं जानती थी कि उसका मंगेतर तो उसका गरीब, कमजोर और दयनीय छोटा मंगेतर शायद उसके लिए पागलपन की हद तक प्यार करता था। शायद इसलिए उसने हिम्मत जुटाकर उसके पास आने का साहस किया। वह इतना मासूम, शर्मीला और संकोची दिखता था। वह शायद उस तरह की दवा खरीदते समय ही शर्मिंदा हो गया होगा। शायद कंडोम के पैकेट भी फाड़ते वक्त उसका पूरा चेहरा गहरा लाल हो गया होगा। अफसोस कि वह अपने भावों का इजहार लाल चेहरे के साथ किया। बताया कि वह उसे लंबे समय से पसंद करता है। शिया शिया ने यह सब कल्पना की और उसकी आंखों में खुशी की चमक आई। उसकी आवाज, जो आमतौर पर ठंडी और अलगाववादी होती थी, थोड़ी नरम हो गई। इसमें माफी और मनाने की झलक थी। मैं पहले तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था झांग चेन, अब से तुम्हारी पत्नी सब कुछ सुधार देगी। स्पष्ट रूप से सिर्फ उसकी मंगेतर थी, फिर भी वह पहले से ही खुद को उसकी पत्नी कह रही थी। कमरे का माहौल अचानक ठंडा हो गया, लेकिन मैंने धीरे धीरे पलकें झपकाईं और शर्मिंदा होने का नाटक किया। चुपके से मैंने सिस्टम से शिकायत की। वह काफी चालाक है। क्योंकि मैं चुप था, शिया शिया की नजरें मुझ पर और भी बोल्ड हो गईं। उसने केवल पत्नी शब्द कहा और उसका छोटा मंगेतर मीन पर गिरा। उसकी सोच बीच में टूट गई। सुवानरू की सपाट आवाज गूंज उठी, बस करो। रुआन किंगशुई भी चिढ़ गईं।
रुको, तुम्हें शादी तक इंतजार करना चाहिए, तुम अभी शादीशुदा नहीं हो, ये सब पति पत्नी की बातें क्यों कर रहे हो? शिया के होठों पर एक मुस्कान खेल रही थी जब वह अपनी परेशान प्रतिद्वंद्वी की ओर देख रही थी, लेकिन मैंने जल्दी से ऊपर देखा। फू यूचिंग बहुत कम प्रोफाइल पर थी, केवल उसकी असामान्य गहरी आंख चुपचाप मेरे चेहरे को देख रही थी। मैंने जल्दी से एक कुर्सी निकाली। मेरी आवाज थोड़ी घबराई हुई थी, जैसे मुझे छेड़ा गया हो, जैसा कि मैं शर्म से छुप रहा हूं। मैंने कहा, मुझे लगता है तुम क्लासमेट फू के साथ टीम बनाओगी। यह सुझाव बिना किसी विरोध के मिल गया। आखिरकार टेबल पर केवल फू यूचिंग ही साधारण और सामान्य लग रही थी। कोई खतरा नहीं थी। पतली टाइलें बांटी गईं, कई पतली उंगलियां उन्हें एक एक करके पलट रही थी। मैं टेबल पर टाइलों को खाली निगाहों से देख रहा था। मेरा दिमाग पूरी तरह खाली था। खेल को कैसे धोखा दूं, ये सोचते हुए अचानक फू यूचिंग का शरीर मेरे पास अकड़ गया। उसके टाइलों पर उंगलियां भी ठंडी हो गईं। मैंने से टाइल पर टकटकी लगाए बैठी थी। उसकी आवाज थोड़ी खुरदरी थी। कुछ नहीं, फू यूचिंग की लंबी पलकें छाया डाल रही थी। उसकी आंखों में शर्म और गुस्सा छिपा था। एक नरम खुजली जैसा एहसास उसके जांघ पर धीरे धीरे फैल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी उंगलियों से खेल रहा हो, जैसे एक चपल छोटी सांप जानबूझकर उसके साथ खेल रहा हो। कमरे में इतनी सारी में और साथ ही सु वानरू को, यहां तक कि रुआन किंगशुई जिसने उससे संबंध तोड़ लिया था, अब फिर से उसकी चापलूसी करने लगी थी। क्या उसे सच में लगता था कि वह इतना अप्रतिरोध्य है? क्या उसे लगता था कि एक साधारण अंगूठा दिखाने भर से वह उन अन्य महिलाओं की तरह हो जाएगी जो उसकी दासी बनने दौड़ती हैं? मुलायम नरम उंगलियां उसके अंदरूनी जांघ की ओर बढ़ी। फू यूचिंग तब मैं उसे इंसान भी नहीं समझता था, वह केवल घृणा महसूस करती थी। लेकिन अब मैं शर्मनाक होकर टेबल को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए सबके सामने जानबूझकर उसे उकसा रहा था। ये क्या है? क्या यह उसे नई तरह से सताने का तरीका है जो उसने अभी सोचा हो, या उसे सताने का नया विचार? क्या उसे लगता है कि उसे घुटने टेकवा कर मारना पर्याप्त नहीं है, या क्या? सुन्नपन और खुजली का एहसास फैलता रहा। फू यूचिंग का शरीर कांप उठा। उसकी सांसें कुछ डिग्री भारी हो गईं। फिर भी मैं ऐसा करता रहा जैसे कुछ समझ नहीं आया। अपने हैंडसम चेहरे को उठाकर मैंने जानबूझकर उससे पूछा, फू यूचिंग, क्या तुम ठीक नहीं लग रही हो? जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, 3 टॉर्च की तरह नजरें सीधे उस पर चमकी। फू यूचिंग को ऐसा लगा जैसे उसके कान जलने वाले हों। इतने लोग देख रहे थे, लेकिन मेरा हाथ बिल्कुल पीछे नहीं हटा। इतना ही नहीं, उसकी गति लगातार बढ़ती गई, अधिक से अधिक, जैसे उसकी सीमाओं को चुनौती दे रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे मैं इतने सारे लोगों के सामने कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिससे वह शर्मिंदा हो जाए। फू यूचिंग का शरीर अकड़ गया, उसकी खुरदरी। मैंने पहल की और उसके हाथ से कार ले लिया। शायद तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, अभी के लिए खेल बंद करो। फू यूचिंग ने सहन करने की कोशिश की, मेरी उंगलियों को घूरते हुए। उसे लगा कि आज रात मैं वास्तव में एक पुरुष कामदेव हूं। कैसे एक साधारण कार पकड़ने का कार्य भी जब मैं करता हूं तो उसमें एक अनोखा आकर्षण होता है, जैसे जानबूझकर उसे संकेत देना, इरादतन भ्रमित करना। खिड़की के बाहर एक धमाका हुआ। तेज बिजली ने फू यूचिंग के विचार वापस खींच लिए। लगभग तुरंत सुन्न खुजली फिर से उसके जांघ पर फैल गई। फू यूचिंग ने अचानक ऊपर देखा, मेरी उंगलियों को देखा जो कार। फू यूचिंग ने सांस रोकी और मेरे हाथ से कार वापस लिया। यह सच में ठीक है, युवा मालिक। उसने धीरे से नीचे देखा। टेबल के नीचे मेरी सूट की पंखी सजावट मेरी हरकतों के साथ हिल रही थी, धीरे धीरे उसके पैर से टकरा रही थी। फू यूचिंग नहीं जानती थी कि यह शर्म, गुस्सा है या यह सोचकर निराशा कि उसे छेड़ा जा रहा है। ने कार मजबूती से पकड़े, उसके कान और भी लाल हो गए। कुछ राउंड खेलने के बाद मैंने बहाना बनाया और शौचालय चली गई, मौका लेकर यह देखने की क्या मैं मिशन पूरा कर सकता हूं। आखिरकार अगर मैं सच में उस स्थिति में सबके साथ मस्ती करता, भले ही मेरी मंगेतर ने कार्रवाई न की हो, मुझे डर है कि भव्य खलनायिका सु वानरू पहली होगी जो ठंडी मुस्कान बस मिशन के बारे में सोच रहा था। क्या वह खुद मेरे दरवाजे पर आ गई है? अगले पल काली लेस की ड्रेस पहने सु वानरू पूरी तरह मेरी नजर के सामने आ गई। उसका सुंदर चेहरा रोशनी में चमक रहा था, होंठ पतले और लाल, उसकी फिनिक्स जैसी ठंडी आंखें एक ऊंचे पहाड़ पर फूल की तरह पहुंच से बाहर। लेकिन कोई नहीं जानता कि भावहीन सु वानरू का दिल नरम था जब हमारी। क्या वह मुझे देखकर इतना पसंद करती है? इतना कि भले ही उसने दूरी बनाए रखने पर सहमति दी हो, उसे देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। जैसे ही वह प्रकट हुई,
उसकी आंखें तुरंत चमक उठी, उसके दिल की तारें हल्के से छेड़ी गईं। सुवानरू अनायास मेरे पास आई, मेरा छाती सहलाते हुए मैंने तुरंत सिस्टम से पूछा, क्या ये मस्ती में गिनी जाएगी? खलनायक का अंक स्थिर। मैंने सुवानरू के चेहरे को देखा, मेरी आवाज बहुत नरम थी। तुम मुझे क्यों गले लगा रही हो? शौचालय पूरी तरह से शांत था। सुवानरू ने बहस नहीं की, न ही मुझे धकेला। उसने असामान्य रूप से झुककर करीब आ गई। मैंने आश्चर्य से ऊपर देखा। सुवानरू की नजरें मेरे चेहरे पर टिकी थीं। कुछ देर बाद वह अचानक पीछे हट गई। पता चला कि मेरे सिर पर एक कागज चिपका। सुवानरू, मेरी किशोर उम्र की कल्पनाओं में मुझे तुम्हें पत्नी बुलाना चाहिए था। उसका दिल भारी चोट से भर गया। उसकी वे फिनिक्स जैसी आंखें थोड़ी फैल गईं। सुवानरू, तुमने मुझे सबसे पहले नफरत की थी। सुवानरू ने मेरे होठों को देखा, लगभग नजरें हटा नहीं पा रही थी। फिर अचानक उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आवाज खींची हुई थी, तुम मुझसे झूठ बोल, बस कुछ जिम्मेदारी से बचना चाहते हो, इसलिए झूठा प्यार दिखाकर मेरी सहानुभूति जीतना चाहते हो। जब सुवानरू बोली, उसने मुझसे दूरी बढ़ाई। वह भ्रमित लग रही थी, साफ जानती थी कि उसे मुझ पर भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर भी वह अपनी नजरें मुझ पर टिकाए हुए थी, जैसे वह नशे में हो। यह अपरिचित स्थिति सुवानरू को असहज कर रही थी। उसे अपनी संयम खो और उस जलन भरे स्वर में इतनी शर्मनाक बातें बोली। वह वाकई चालाक है। मैंने सिस्टम से शिकायत की, अगर मैं अभी उसे चूम लूं तो? सिस्टम की यांत्रिक आवाज आई, महान खलनायिका खुद को शुद्ध रखती है, नायक के लिए पीछा की जाती है। किसी भी विपरीत लिंग के साथ संपर्क उसे अपवित्र करता है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम ऐसा न करो। मैंने थोड़ी देर सोचा, फिर सुवानरू की बांह पकड़ ली, खासतौर पर दुखी दिखते हुए। अगर मैंने उसे नशा न दिया होता। संत में शाखा पर सुवानरू की भौं तनी। मैं बिना मुड़े बाहर चला गया। एक आंसू मेरी हथेली पर गिरा, उसकी गर्मी लगभग जलाने वाली थी। सुवानरू वहीं ठिठक गई, उस आंसू को घूरती रही। यह बेहतर है, उसने खुद को सांत्वना दी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त की मंगेतर, एक गलत और दुर्भाग्यपूर्ण संबंध जिसे उसे शुरू में ही छोड़ देना चाहिए था। लेकिन अगले पल मेरी मजबूत वानरू, मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, कृपया मुझे और परेशान मत करो। उसकी सांस अचानक अटकी और गले में करवाहट उठी। महिला की फिनिक्स आंखें भ्रम और संघर्ष की झलक लिए। बाहर कदमों की आवाज के बाद दस्तक की आवाज आई, मेरी नाम मात्र की मंगेतर, शिया। उसकी पुरानी सबसे अच्छी दोस्त की आवाज बाहर से आई, खतरे के साथ। झांग चेन, क्या तुम अंदर हो? मैंने दूरी बढ़ा दी। शायद एक जोड़ी नम आंखें उजागर हुईं, बिना बहाए आंसुओं के चमकती। सुवानरू की सांसें अस्थिर थीं। उसने मेरे मुंह को एक हाथ से ढका। सुवानरू की गहरी फिनिक्स आंखें इतनी गहरी थीं कि लग रहा था उसने खुद अभी एहसास किया है कि उसने नैतिकता के खिलाफ काम किया है। जबकि उसकी सबसे अच्छी दोस्त बाहर से बुला रही थी, वह किसी और की मंगेतर को अपनी बाहों में थामे थी। यहां तक शिया की आवाज दरवाजे से गूंज रही थी, झांग चेन, मैंने तुम्हें बात करते सुना, क्या अंदर कोई और है? क्या तुम्हें कुछ हुआ? दरवाजे पर तेज दस्तक और जल्दबाजी थी। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने संघर्ष नहीं किया, न तो शक की कोई झलक थी। सुवानरू ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसने आवाज नहीं सुनी या सुनी पर नजरअंदाज की। उसकी आवाज बहुत नरम थी, केवल हम दोनों के लिए सुनी। सुवानरू का हाथ मेरे गाल से ढीला हुआ, लाल होंठ प्रकट हुए जो दबाव से और भी फुले हुए थे। सुवानरू की आंखें मुझे मंदी से देख रही थीं। अनायास घबराहट मेरी आवाज में थी, कोई नहीं है मिस शिया, मैं थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रहा हूं। वह थोड़ी देर में तुम्हें ढूंढेगा। बाहर वाला व्यक्ति एक पल के लिए चुप रहा, पर जल्दी ही वह परिचित धीमी आवाज फिर से आई, चिंता के। एक सहज चिंता, फिर भी ठोस रवैया, बिना किसी संकेत के कि वह जाने वाली हो। मेरी पलकों ने कई बार फड़काया। अब मैं सचमुच घबराया हुआ था। यह कैसा संयोग था? ये दोनों, एक अंदर और एक बाहर, दोनों मेरे पीछे आ गए। मैंने अभी अभी अपनी मंगेतर को धोखा दिया था, जो मुझे रंगे हाथ पकड़ रही थी। फिर जाकर महान खलनायिका को एक दुखभरी कहानी सुनाई। मिशन की प्रकृति छायागिरी। सुवानरू मेरे चेहरे के करीब आई और पूछा, क्या तुम्हें उससे प्यार है? मैंने घबराकर सिर घुमाया, मेरे नरम होंठ लगभग गुप्त रूप से सुवानरू के गाल को छू गए। सुवानरू ठिठक गई, उसका पूरा शरीर जैसे जम गया हो। इस बार उसने जल्दी ही अपनी संयम वापस पाया, अपना अधूरा वाक्य जारी रखा। उसकी जानबूझकर नीची आवाज थोड़ी खुरदरी थी, दूसरों को साथ साथ बूढ़े हो जाओगे, तुम्हें सचमुच उससे प्यार करना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से एक कथा शैली थी। फिर भी किसी कारणवश सुवानरू अपनी ही बातों में जलन की झलक सुन सकती थी। सुवानरू ने अपनी नजरें नीचे कर ली, मेरे उत्तर का इंतजार करते हुए। मैंने मासूमियत से उसे देखा। सुवानरू की उंगलियां हल्की फड़क गईं, जैसे वह खोई हुई हो। उसकी सबसे अच्छी दोस्त प्रगतिपट्टी धीरे धीरे आगे बढ़ी। मैंने अपनी नजरें उठाईं,
एक निर्दयी मिशन मशीन की तरह निकलने का इरादा किया। मैंने अपनी नजरें चतुराई से नीचे कर ली और आत्मापमानजनक स्वर में कहा, तुम सही हो सुवानरू, मुझे अपनी पत्नी से प्यार करना चाहिए। उन शांत फिनिक्स आंखों ने अचानक सिकुड़ गईं। मुझे चोट लग रही थी। मेरी आंखों के कोनों में हल्का लालपन, मेरी आंख के। मैंने कुछ दृढ़ता से अपने सीने में बंद व्यक्ति को दूर धकेला, सुवानरू की ओर उन थोड़ी लाल आंखों से देखा, फिर बाहर वाले व्यक्ति से जोर से कहा, मैं अब बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मिशिया, कृपया मुझे एक कप गर्म पानी पिला दे, मैं अपना पेट गर्म करना चाहता हूँ। बाहर वाले व्यक्ति ने खुशी खुशी सहमति दी। पैरों की आवाज दूर होती गई। मैंने मुड़कर दरवाजे की भी मुझसे प्यार करने पर शक करती रही, मुझे परखती रही। क्या तुम्हें लगता था कि मुझे पसंद करने पर मैं आसानी से परेशान हो जाऊंगा? मैं तुम्हारा आशीर्वाद स्वीकार करता हूं, मैं शिया के साथ बूढ़ा होकर खुश रहूंगा। क्या अब तुम संतुष्ट हो? सुवानरू थोड़ी हैरान थी। उसे लगा कि आज रात हो रही बातें बहुत अजीब थीं। ऐसा लग रहा था कि मुझसे मिलने के बाद सब कुछ, लेकिन किसी कारणवश, भले ही मैंने उसके साथ अधिक अत्याचार किए, आज रात उसे ऐसा लग रहा था कि मैं घृणित नहीं हूं। वह मुझे थोड़ी दया की नजर से देख रही थी। जब मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं, जब उसने मेरा मुंह ढका, बिल्कुल अब उसे देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे मैं रोने के कगार पर हूं। और यह भी दयनीय था। उसे स्पष्ट रूप से मुझे अनदेखा कर जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश वह अभी भी वहीं जमी हुई थी। उसने अपनी आवाज को हवा में सुना, एक परिचित और अपरिचित गर्माहट के साथ, मुझसे माफी मांगती हुई। झांग चेन, मेरा मतलब वह नहीं था, वह ठीक वही है जो तुम समझते हो। आखिरकार तुम मुझे पहले ही नफरत कर चुके हो। तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, तुम मुझे नापसंद करते हो। तुम्हारी नजर में मैं सिर्फ एक कष्ट हूं। मैं तो सुवानरू, मैं तुमसे अब प्यार नहीं करना चाहता। मैं शादी करूंगा और शिया के साथ सोऊंगा। मैं उसे थामूंगा और कहूंगा कि मैं उसे पसंद करता हूं, और फिर बच्चे भी होंगे। मेरी अधूरी आवाज हवा में खो गई। एक परिचित खुशबू मुझे घेरे हुए थी। मैं विश्वास नहीं कर सका और अपनी आंखें चौड़ी कर ली। तेज रोशनी जो महिला के बालों से छन रही थी, मुझे चक्कर सा दे रही थी। सुवानरू की सांस तेज थी। उसने खुद को संभाला और मुझे एक बहुत हल्का चुंबन दिया। उन शब्दों का इस्तेमाल मुझे उकसाने के लिए मत करो, यह मेरी गलती है, मैंने बिना सोचे कहा। मेरी आंखें बड़ी और गोल थीं। सुवानरू, मैंने पलकें झपकाईं। सुवानरू का दिल कस गया। शिया से सगाई तोड़ दो जियांगचेन, बाकी मैं संभाल लूंगी। मैं तुम्हारे दोनों परिवारों के बीच कोई बुरा खून नहीं होने दूंगी। किसी से प्यार न करने के साथ रहना दुखदायक होता है। तुम अभी भी बहुत छोटे हो। तुम्हें गुस्से में गहरे खड्डे में नहीं गिरना चाहिए, जैसे बिना किसी द्वेष के भटक रहे जूनियर की देखभाल कर। अगर वह मुझे इतनी मजबूती से नहीं पकड़ रही होती, मेरे होठों को मसल रही होती, मुझे इतना जोर से चूम रही होती, अपनी आंखों में जलती हुई लालसा लिए, तो मुझे शायद सचमुच उस पर यकीन हो जाता। दिमाग में प्रश्नचिन्ह चमका। सिस्टम से पूछा कि उसका क्या मतलब था। क्या मेरी शिया से सगाई का मकसद उसे सॉन्ग जिनियान का पीछा करने में मदद करना था? फिर वह मेरी सगा। इस समय नायक सॉन्ग जिनियान और सुवानरू का कम संपर्क है और वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन इस दुनिया में नायक और मुख्य पात्रों के बीच बंधन अटूट होता है। तुम बस उनके खेल का हिस्सा हो, इसलिए चिंता मत करो। सिस्टम की सांत्वना के बाद मैं निश्चिंत हुआ। महिला के दिल की ताकतवर धड़कन कानों में गूंज रही थी। किसी कारणवश इस आलिंगन में मुझे अस्थायी शांति मिली। न कोई चूहे की चीख, न रेंगने वाले तिलचट्टे की सरसराहट, न सिरेमिक टाइल्स पर नाखूनों की खड़खड़ाहट, न नम मौसम की आर्द्रता, न सरांधदार आरी के गंध। भले मैं वह दुष्ट पुरुष नायक हूं जो हर जगह मुसीबत करता है, मुझे यह दुनिया इतनी नफरत करने वाली नहीं लगती। मैं बस अपना मन खाली कर दिया, चुपके से उसके सीने पर झुका, पूरी तरह आराम किया और महिला को गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जिसे पकड़ रही थी वह अचानक सख्त हो गई। उसका दिल नरम पड़ गया और उसने मुझे नाजुक चीनी मिट्टी के बर्तन की तरह धीरे से पकड़ा। वह खूबसूरत महिला अपनी फिनिक्स जैसी आंखें नीचे कर गई। उसके दिल में अजीब तरंगे उठीं और फिर तो अब से उसे सुधारने के लिए उसे जल्दी से उसकी सगाई तोड़नी होगी और दोगुना अच्छा व्यवहार करना होगा। ठीक है, मेरी मंगेतर आने वाली है। मैंने उसे धकेला, शायद हमारी अनुचित हरकत का एहसास करते हुए। मिस सू, आपकी बातें, आप बस इन्हें समझो। जब मैंने उन गहरी आंखों का सामना किया तो मेरे शब्द कुछ पल के लिए अटक गए। तुरंत मेरा आत्मविश्वास खो गया। मैं इसे ध्यान से सोचूंगा। मैं थोड़ा डर रहा था। मुझे डर था कि महान खलनायिका गुस्सा होकर मुझे अस्तित्व से मिटा देगी। सौभाग्य से सुवानरू ने मेरा हाथ छोड़ दिया
और मेरे बालों के बिखरे हुए काले बालों को धीरे से कान के पीछे सही किया। वांडू ने होठों को मोड़ा और मुझे निर्देश दिया, अगर तुम जल्द या बाद में सगाई तोड़ने वाले हो तो शिया को पत्नी पत्नी मत कहो। मैंने सोचा, कौन सा कान उसने मेरी आवाज सुनी जब मैंने शिया को पत्नी कहा। जैसे ही मैंने दरवाजे का हैंडल दबाया, मैं दिल ही दिल में बड़बड़ा रहा था। कमरे का दरवाजा चरमराया और थोड़ा खुला। मैंने चुपके से बाहर देखा। सुनिश्चित शिया की मुस्कुराती आवाज अचानक गूंजी। मैं डर के मारे कूद पड़ा, जल्दी से मुड़ा। शिया की गहरी बादामी आंखों का सामना किया। उसने पूछा कि क्या डॉक्टर तैयार हैं और क्या उसे मुझे वहां ले जाने में मदद करनी है। बात करते हुए उसने अपना हाथ बढ़ाया। शिया की त्वचा बहुत पीली थी। मैंने जल्दी से देखा और सिर हिलाया। मुझे उस घबराहट में यकीन नहीं था कि क्या शिया, लेकिन शिया की लोमड़ी जैसी आंखें मुस्कुराईं जब उसने अचानक मेरी उंगलियों को पकड़ लिया। उन्हें कब से उठती भाप के पास ले जाकर धीरे से छूने दिया। मेरी उंगली के हर इंच को निगल लिया। उंगली थोड़ी मुड़ी, फिर भी शिया अपनी नजर नहीं हटा रही थी। मैंने उसे देखा और आखिरकार समझा कि वह मुझे कप लेने क्यों नहीं देना चाहती। इसलिए मैंने उसे बड़ी विनम्रता से, बहुत गर्म है। शिया की चालाक लोमड़ी जैसी आंखों में गहराई आ गई। जब तक कि वह नजरें हटा न सके, उसका दयनीय और कमजोर छोटा मंगेतर कुछ हद तक पूरी तरह से उसकी पसंद के अनुसार था। सुंदर, पतला, दयनीय, यहां तक कि उसकी बिगड़ी हुई हरकतें भी उसकी पसंद के अनुसार थी। मुझे पता नहीं था कि वह क्या सोच रही थी। मैंने गर्मी से प्रभावित होकर अपना हाथ वाप मिस कहकर, वह थोड़ी दूर दिखते हैं। आखिरकार हम जल्द या बाद में शादी करेंगे। झांगचेन, तुम मुझे पत्नी कह सकते हो। मेरी पुतलियां आश्चर्य से सिकुड़ गईं। शिया ने फिर से हंसते हुए कहा, तुम अभी भी जवान हो, मैं तुमसे 3 साल बड़ी हूं। तुम मुझे बहन भी कह सकते हो। मैंने मध्य मार्ग चुना और अनिश्चित स्वर में बोला, बहन शिया ने प्रतिक्रिया दी, वह मेरा। आधे घंटे पहले वह मुझे रंगे हाथ पकड़ रही थी, अब अचानक सब बहन और भाई। क्या यह थोड़ा ज्यादा अंतरंग नहीं है? शिया और मैं बाहर थे, एक दरवाजे से अलग। सुवांडू अंदर थी, छुप छुप कर सुन रही थी। सुवांडू बड़ी और चालाक है, उसका दिमाग लगातार योजना बना रहा है। मुझे डर था कि शिया से अधिक बात करने से सुवांडू बेचैन हो जाएगी, इसलिए शिया ने अपनी आंखें संकीर्ण कर मुझे मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज मध्यम थी। उस रात हम दोनों नशे में थे और वह हादसा हुआ। मैं बहुत संतुष्ट था, यह अद्भुत लगा। मेरा दिमाग खाली था। उसने अचानक ये बात क्यों उठाई? हम बस ये चर्चा कर रहे थे कि पानी गर्म है या नहीं। अब अचानक हम यहां तक कूद गए। क्या उसकी सोच थोड़ी बहुत विचित्र नहीं है? मुझे खुशी है कि तुम संतुष्ट हो। मैंने जल्दी से उसे वहां से खींच लिया। मैंने उसकी लोमड़ी जैसी आंखों में काली चमक नहीं देखी। वह बंद बाथरूम के दरवाजे की ओर देख रही थी। उसके होठों के कोनों पर एक तानामजाक वाली मुस्कान थी जो पूरी तिरस्कार से भरी थी। जब हम भोज हॉल पहुंचे, लगभग 8 बजे थे। जब शिया ने मेरा हाथ थामकर हॉल में कदम रखा, मैंने सबके चौंक गए चेहरे देखे। भीड़ उठती लहर, इस लोकप्रियता के स्तर को देखकर मैंने शायद सचमुच सोचा होता कि मैं इस किताब का दिलकश नायक हूं। शिया मुझमें बहुत रुचि दिखाती थीं। वह समय समय पर मुझसे अतीत की बातें पूछती थीं। मैंने जल्दी जवाब देने की हिम्मत नहीं की, केवल सिस्टम की मार्गदर्शन के साथ धीरे धीरे जवाब दिया। शायद मैं थोड़ा धीमा दिखा, शायद शिया को भी लगा कि मैं थोड़ा धीमा हूं, इसलिए उसने मुझे मादक पेय देने वालों को दूर भगा दिया। और मेरी बार बार मना करने के बावजूद वह मुझे कुछ अफसोस के साथ मेरी कार तक छोड़ने आई। चालक ने कुशलता से राजमार्ग की ओर मोड़ा। जियांग परिवार का विला झेन्युआन में है, एक शांत विला जिसमें ताजी हवा है। मैं चुपके से कार से उतरा। यहाँ का हर दृश्य मुझे अजीब तरह से परिचित लग रहा था। कभी कभी सिस्टम बोलने से पहले भी मुझे पता था कि मुड़ना कहाँ है। एक नौकर ने मेरी छतरी ली। मैं अकेले तीसरी मंजिल पर चढ़ा। गलती से मैं पूर्व पंख में सबसे अच्छी रोशनी वाले स्थान पर पहुंच गया। यह नायक सॉन्ग जिनियान का कमरा था, दूसरे शब्दों में तुम्हारे चचेरे भाई का कमरा। मैंने हल्का भ्रूभंग किया और सिस्टम के निर्देशों का पालन करते हुए आगे बढ़ा। मुझे पता नहीं था क्यों मैं उसी दरवाजे के ठीक सामने खड़ा हो गया। इस शरीर के प्रभाव का होना चाहिए। कमरे में प्रवेश किया। मैंने अपने जूते उतारे, नंगे पैर फर्श पर खड़ा था। फर्श के लकड़ी के दाने कालीन के साथ मिश्रित थे, मुलायम और कठोर के बदलते एहसास मुझे मिले। अंततः मुझे जमीन पर अपने पैरों के साथ और सीधे बाथरूम की ओर गया। लगातार तापमान वाली नहाने की पानी ने मुझे घेर लिया। एक जादुई एहसास, भ्रमित और परिचित दोनों। जब मैं बाथरूम से बाहर आया तो आधा घंटा बीत चुका था। पास के छोटे बालकनी पर फू यूचिंग अपने लैपटॉप पर टाइप कर रही थी। मुझे पता नहीं था कि वह क्या लिख रही है,
एक प्रश्न चिन्ह मेरे मन में उभरा और अगले पल फू यूचिंग ने कुछ महसूस किया। उसने मेरी ओर देखा, हमारी नजरें मिली। मैंने फू यूचिंग के नाजुक चेहरे पर अजीब हैरानी देखी, वह मुझ पर ध्यान से घूर रही थी। मैं वास्तविकता में लौटा। तुम क्या कर रही हो? फू यूचिंग ने आखिरकार खुद को। उसके हाथ कीबोर्ड से हट गए। उसने तेजी से खड़ी होकर सीधे मेरी ओर चली। फिर परिचित प्रक्रिया हुई। उसने रतन की छड़ी दिखाई और फर्श पर घुटने टेके। मैं देर से लौटा, मैं तुम्हारा समूह असाइनमेंट पूरा नहीं कर पाया, माफ करना। युवा मालिक, इतने लंबे समय तक स्नान करने के बाद मेरा सिर थोड़ा धुंधलाया हुआ था। मैंने नीचे फू यूचिंग को देखा। उसकी घनी पलकें, उसकी यूचिंग की उंगलियां कस गईं जबकि वह घुटने टेके थी। उसकी गहरी पुतलियां मेरी ओर काली बालों के बीच से झांक रही थी। फिर से वही एहसास, जैसे एक जहरीले सांप द्वारा देखे जाने का। मैं थोड़ा होश में आया। कल जारी रखो। फू यूचिंग ने बिना पलक झपकाए मुझे घूरा, मुझे और समझाना पड़ा। बहुत देर हो गई है, जागना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, कल पूरा करो। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, कोरा बेरहमी से गिरा। सबसे जहरीले शब्दों का उपयोग करते हुए उसे अपमानित किया। उसे एक नीची जानवर कहा। उसकी बिस्तर पर पड़ी दादी को जल्दी मर जाने को कहा। एक सार्वजनिक, एक निजी रूप, एक पल में उदार दिखाया, अगले में पागलपन में चीजें तोड़ी। अब उन परिचित सांत्वना शब्दों का सामना करते हुए फू यूचिंग पहले से ही जानती थी। तुम क्यों नहीं उठ रहे? मेरी आवाज गूंजी। तुम्हारे शरीर के जख्म अभी तक ठीक नहीं हुए, जाओ और दवा लगाओ। फू यूचिंग की पलकें कंपकंपाईं। मुझे पता था उसके चेहरे पर यह भाव था। यह आदमी इस मजाकिया भावना के नीचे किसी अज्ञात कारण से वह हताशा दबा नहीं सकी, उस व्यक्ति की जो उसकी आंखें सिकोड़ता, चमकदार मुस्कान वाला, जिसने उसे तौलिया में कसकर लपेटा। फू यूचिंग ने दृढ़ता से खड़ा होकर तेजी से दूसरी दिशा में चला गया। कुछ पल बाद वह एक शानदार स्टारफिश के आकार की बोतल लेकर आई और मुझसे पूछा, क्या युवा मालिक इसे लगाएंगे या मैं खुद कर दूं? मैं मूल रूप से थोड़ा नींद में था, लेकिन फू यूचिंग के शरीर पर सूजे और फटे जख्म वास्तव में भयानक थे। ऊपर पहले ही पपड़ी जम गई थी। उसके कपड़ों से रगड़ने फिर से खून बहना शुरू कर दिया था, जिससे उस त्वचा का हिस्सा गहरा लाल हो गया था। हालांकि मैंने इसका कारण नहीं बनाया था। अब जब मैं यहाँ ट्रांसमाइग्रेट हो चुका हूँ, मुझे इस गड़बड़ को ठीक करना होगा। मैंने हाथ बढ़ाकर बोतल ली। मुझे करने दो। मुझे नहीं पता ये किस प्रकार की एंटीसेप्टिक है, यह इतनी। मैंने ढक्कन घुमाया। जैसे ही मैंने इसे थोड़ा खोला, एक तीखी गंध ने मेरी नाक को झकझोर दिया। इतना तेज था कि मेरी आंखें जलने लगी। मैं अचेत हो गया। यह क्या है? फू यूचिंग के होठों पर एक तानामजाक की मुस्कान आई। मिर्च का अर्क निकाला गया है, सामग्री भारत से आई है, आमतौर पर मिर्च स्प्रे बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। थोड़ा झुकी और मुझसे नरमी से पूछा। असली मालिक क्या सोच रहा था? क्या वह मानसिक रूप से बीमार था? मैंने ढक्कन फिर से कस दिया और फू यूचिंग से पूछा, क्या तुम दवा लेने नहीं जा रही थी? मुझे यह क्यों दिया? युवा मालिक को पूछना क्यों चाहिए जब वह पहले से जानता है? मुझे पहले से पता है, केवल कुछ आयोडीन या यूनान बायाओ या कुछ ले लो, तुम घायल हो। मेरी बात अचानक रुक गई। लंबे विराम के बाद मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। सेहरन मेरी रीढ़ पर तैर गई। उसे इस भय का स्रोत पता नहीं था। क्या ये फू यूचिंग की नजरों की वजह से था, या मिर्च अर्क के उपयोग के विचार से? खुले जख्म पर मेरा सिर मधुमक्खियों से गूंज रहा था। मैंने कल्पना की क्रूरता खाने, वेतन में देरी या मौखिक दुर्व्यवहार जैसी थी, या उसे अनगिनत काम कराना। लेकिन ये पता चला कि असली क्रूरता, जैसे यह मिर्च अर्क मेरे हाथ में, या अनगिनत अन्य यातनाएं। अपने हाथ में पकड़ी स्टारफिश बोतल को नीचे देखा, फिर फू यूचिंग की शांत नजरों के नीचे मैंने तेजी से कुछ कदम आगे बढ़ाए। जोरदार आवाज के साथ मैंने इसे कूड़ेदान में फेंक दिया। किसी को परेशान करने के 100 तरीके हैं, इतने अमानवीय होने की जरूरत नहीं। भले ही वह एक आवारा कुत्ता हो जिसे बेरहमी से मारा जा रहा हो, उसे इतनी बार मारा जाए कि उसकी अपने हाथ झाड़े। जैसे डर रहा था कि कुछ चिपका हुआ है। जब तक मैंने पूरी तरह झाड़ा वह गैरमौजूद गंदगी, मैंने उसे छूने का इरादा किया, लेकिन फिर डर गया कि इससे उसे चोट लगेगी। मैंने माफी मांगी, मुझे माफ करना, मैंने ज्यादा कर दिया, मैं तुम्हें अब परेशान नहीं करूंगा, इसलिए डरना मत। फू यूचिंग की आंखों में हल्की झिलमिलाहट आई। उसकी गहरी पुतलियां थी। उसका हथेली गर्म महसूस हुआ। कई नौकर जियांग परिवार के भोज में मदद करने गए थे। घर बहुत शांत था। इसके अलावा बाहर बारिश हो रही थी। अगर कोई सच में हत्या करना चाहे और शव छुपाना चाहे, तो निशान छुपाना बहुत आसान होगा। फू यूचिंग ने अपना हाथ इंच दर इंच उठाया और मेरी गर्दन पर रखा। उसके लाल होंठ हल्के से मुड़े, खुशी से सोचते हुए, दबाओ कसाओ मुझे मत। यूचिंग की लंबी घनी पलकें छाया डाल रही थीं। उसकी आंखों के नीचे भाव छिपे थे। मैंने उसे देखा,
समझ नहीं पाया कि फू यूचिंग अचानक मेरी गर्दन क्यों छूना चाहती है। खलनायक की अंक बदल गए। मैं अपने होठों को मोड़ने से नहीं रोक सका। मेरा मूड शानदार था। मैंने फू यूचिंग की क्रिया को रोका नहीं, बस उसे देखते रहा और पूछा, क्या हुआ? मुझ पर कुछ गंदगी है? मेरे सामने पकड़ी। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या कहा, लेकिन मैंने धीरे से उसके हथेली को छुआ। गुलाब की पंखुड़ी उठाना किसी छोटे जानवर की नरम पूंछ को छूने जैसा था। हल्के से वहां खरोंचना। फू यूचिंग के दिल में एक अनोखी खुजली हुई। उसने मुझे देखा और अचानक हल्की मुस्कान दी। कैसा मजेदार! वह अपना मन बदल चुकी है। इतना सुंदर चेहरा और इतना दुष्ट दिल, फिर भी उसके होठों पर मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। उसकी गहरी आंखें अंधेरे उत्साह से चमक रही थीं। उसका दिमाग बिजली की तरह झटका खा रहा था। एक विचार को चिल्ला रहा था, वह उसे नहीं मारेगी, वह उसके साथ खेलेगी। जो उसने किया उसके लिए उसे सजा देगी। देर रात मैं मुलायम कंबलों में डूब गया और गहरी नींद में चला गया। मैंने फिर सपना देखा, मेरे माता पिता के चेहरे, झिंगुरों की आवाज, संगीत की आवाज। मेरी माँ एक चियांग शाम में झुककर मेरे गाल पर चुंबन किया। मुझे नहीं पता कि उसने क्या कहा, लेकिन मैं स्पष्ट महसूस कर सकता था मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं उस सुखद सपने में डोल रहा था। हर कदम रंगीन रेशमी बादल पर चलने जैसा था। और केवल कुछ कदम दूर फू यूचिंग सो रही नहीं थी। वह उस छोटे मुलायम सो अंधेरे में घूरती हुई, भटकती हुई। क्या वह सचमुच बेहतर इंसान बनना चाहता है? फू यूचिंग ने अंधेरे में अपने होंठ मरोड़े। उसकी आंखों में एक कोमलता चमकी। हमारी पहली मुलाकात में मैं उजली चांदनी की तरह था, उसे खड्डे से निकालने वाला। उसने सोचा था कि वह पूरी जिंदगी मुझे लौटाने में बिताएगी, लेकिन कौन जानता था कि हमारी दूसरी मुलाकात में मैं पूरी तरह से। मैं नीचे नाश्ता कर रहा था। अचानक मुझे पीछे हल्की आवाज सुनाई दी। फिर एक परिचित आवाज, आंटी कृपया सावधान रहें, यहाँ फर्श थोड़ा फिसलन भरा है। मैंने सिर घुमाया। भोजन कक्ष के दरवाजे के बाहर सोंग जिनियान एक नौकर से तौलिया ले रहा था। मॉम जियांग के सामने छोटे गीले स्थान को जोरों से पोंछ रहा था। जिनियान, घर में इतने नौकर हैं, तुम्हें खुद ऐसा करने की? मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ आंटी, सोंग जिनियान ने कहा और फर्श साफ करने की कोशिश जारी रखी। मैं किसी और के देखभाल करने से सहज महसूस नहीं करता। क्या तुम्हें अपनी माँ नहीं है? मेरी आवाज ठंडी थी, ताना भरी। या यह कि जिसके पास पैसा होता है वही तुम्हारी माँ होती है? उसके छोटे छोटे षड्यंत्र उजागर हो गए। सोंग जिनियान का चेहरा पीला पड़ गया। झांग चेन, तुम? उसकी आंखें इधर-उधर घूमने लगी। वह कमजोर होकर अपना सीना पकड़ने लगा। झांग चेन, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन तुम मुझे इस तरह बदनाम नहीं कर सकते। तुम हमेशा आंटी को गुस्सा दिलाते हो, दिन रात अनगिनत बार रोई हैं। मेरा दिल भी उसके लिए दुखता है। मैं बस उसकी जगह अच्छा बनना चाहता था। उसने रुआन किंगशुई की ओर विनम्रता से देखा। जब उसने देखा कि वह उसे नजरअंदाज कर रही है, सोंग जिनियान ने अपनी नजर फू यूचिंग पर डाली। फू यूचिंग को मैंने इतने सालों तक प्रताड़ित किया है, वह मुझे समझेगी। उसे मुझे प्रताड़ित होते देख उसकी नफरत जागेगी और वह मेरी क्रूर प्रतिशोध करेगी। रुआन किंगशुई पोर्श 911 चलाती थी। रुआन किंगशुई ने अपनी कार की ओर कुछ कदम बढ़ाए। उसने यात्री का दरवाजा खोला और सीट थपथपाई। झांग चेन, तुम यहाँ बैठो और तुम। मैंने मुड़कर देखा। अचानक मुझे कुछ टकराता महसूस हुआ। फू यूचिंग की तेज सांस के साथ करीब से देखा। फू यूचिंग के हाथ की पीठ से रक्त बह रहा था। मैं बोलने से पहले मैंने देखा कि फू यूचिंग का चेहरा शांत था। उसने अपनी हाथ की पीठ को ढक लिया और शांतिपूर्वक कहा, मुझे ड्राइव करना आता है, मैं तुम्हारे पीछे चल सकती हूँ। तुम क्लास के बाद युवा मालिक को उठाओगे? मैंने विरोध किया। तुम पहले से घायल हो, अब ड्राइविंग नहीं, तुम भी कार में बैठो। फू यूचिंग ने एक पल हिचकिचाई। रुआन किंगशुई ने ठंडी हंसी के साथ टिप्पणी की। मैंने रुआन किंगशुई की आवाज ठीक से नहीं सुनी, क्योंकि फू यूचिंग की आवाज फिर से उठी। दो आवाजें टकराईं। मेरा घाव ठीक है, मैं इसकी आदत डाल चुकी हूं। जैसे ही उसने कहा आदत डाल चुकी हूं, मुझे तुरंत याद आया कि उन बुरी चीजों को किसने किया था, और मैं फिर से अपराधबोध महसूस करने लगा। आज ड्राइविंग नहीं जब तक घाव ठीक न हो जाए। मैंने पीछे मुड़कर फू युवा मालिक, यह आसान है, तुम आगे की सीट पर बैठो। फू यूचिंग ने सिर हिलाया। वह सीधे यात्री की सीट पर चली गई और रुआन किंगशुई की ओर देखा। परेशानी के लिए माफ करना मिस रुआन। रुआन किंगशुई ने अपनी मुट्ठी कस ली। धत तेरी सफेद कमल, धत हरी चाय की चुड़ैल। रुआन किंगशुई ने एक हाथ से कार का दरवाजा पकड़ रखा था। उसकी आवाज दांतों के बीच से निकली, कोई परेशानी नहीं। क्लासमेट फू, तुमने यह जानबूझकर नहीं किया है ना?
फू यूचिंग ने यह सुनकर अपनी नजरें नीचे कर ली। उसने मुझे देखा। वह स्वाभाविक रूप से पतली, काले बालों वाली, लाल होठों वाली, दूसरों को देखकर सिर झुकाए विनम्र लगती थी। उसे देखकर लोगों को आसानी से दया आ जाती थी। उसने रुआन किंगशुई के सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। वह केवल मुझे चुपचाप देख रही थी, इतनी धीमी आवाज में, उन झुकी हुई आंखों के साथ और उसके ठंडे, पीले, नाजुक गालों के साथ। वह एक पीड़ित लग रही थी जिसे सताया जा रहा हो। मैंने पिछली सीट से अपना सिर निकाला, फू यूचिंग को देखा, फिर रुआन किंगशुई को देखा, निष्पक्ष निर्णय किया। ठीक है रुआन किंगशुई, उसे और परेशान मत करो। उसे परेशान कर रही हूं। रुआन किंगशुई को ऐसा लगा मानो उसे कड़वी गोली निगलने पर मजबूर किया गया हो। उसने थोड़ी भौहें तनी, चाहती थी कि मैं उसकी आंखें खुद साफ कर दूं। उसने फू यूचिंग की ओर इशारा करते हुए तेज गति से बोली, क्या तुम नहीं देखती कि वह पूरी हरी चाय की चुड़ैल है? झांग चेन, जब हम अभी बाहर आए थे तब सब ठीक था, केवल कुछ कदम और वह खून। यह पूरी तरह मेरी गलती है युवा मालिक। मैंने गलत हाथ से बैग पकड़ा, इसलिए घाव खुल गया। मैं सावधान नहीं थी, इस कारण मिस रुआन नाराज हुईं और उन्होंने तुम्हें गुस्सा किया। उसकी आवाज सावधान थी। रुआन किंगशुई इतनी गुस्से में थी कि हंसने लगी। फू यूचिंग, तुम सचमुच कुछ हो। रुआन किंगशुई ने दांत पीसे वह मुड़ी और चालक के दरवाजे को खोला, अपने लंबे पैर अंदर झोंक दिए और बैठ गई। सीट बेल्ट बांधने से पहले वह मुझसे पीछे मुड़ी और समझाया, झांग चेन, उसे हमारे बीच फूट डालने मत देना। मैं तुम्हारे गुस्से को कैसे सह सकती हूं? वह बस नहीं चाहती कि हम खुश रहें। है जानबूझकर हमारे बीच दूरियां पैदा कर रही है। सुपरकार आधे शहर में तेजी से चली, विश्वविद्यालय के गेट के सामने आराम से रुकी। जैसे ही रुआन किंगशुई की कार रुकी, उसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। कई फोन उठाए गए, कुछ ने फिल्माना शुरू कर दिया। चालक और यात्री के दरवाजे लगभग एक साथ खुले। दो जोड़े लंबे पैर बाहर निकले। क्या वह मेरी किंगशुई नहीं है? दूसरी तरफ कौन है? मनोरंजन में नया व्यक्ति, क्या कोई जानता है? एक सुंदर चेहरा दूसरे के पीछे। यह 8 बजे की कक्षा सचमुच एक दृश्य भोज है। क्या कोई और है? मैंने अपने सुंदर चेहरे का आधा हिस्सा धूप का चश्मा पहनकर छिपाया। तुम सचमुच कुछ हो रुआन किंगशुई। अगर मुझे पता होता कि तुम यहां रुक रही हो तो फू यूचिंग और मैं पहले उतर जाते। रुआन किंगशुई ने यह सुनकर और भी ज्यादा चमक दी। कोई बात नहीं झांग चेन, चूंकि तुम्हारी फोटो खींची जा रही है तो हम इसे सार्वजनिक करने का मौका लेते हैं। क्या तुम रियलिटी शो में शामिल होना चाहते हो या चश्मा उतार कर अपनी दुनिया हिलाने वाली शक्ल से? लेकिन उसकी स्टार पावर बहुत बड़ी थी। उसे जल्दी से पहचाना गया और प्रशंसकों ने घेर लिया। कुछ ने ऑटोग्राफ मांगा, अन्य उसके नाम के नारे लगा रहे थे। कुछ आश्चर्यचकित होकर पूछ रहे थे कि क्या वह स्कूल में फिल्मिंग कर रही है और जो लड़का अभी अंदर आया वह नायक है। रुआन किंगशुई ने कलम पकड़ी, सुंदरता से ऑटोग्राफ पर हस्ताक्षर किया। वह आखिरी सवाल सुनकर थोड़ी देर रुक गई, क्योंकि मैं अभी भी उसका पीछा कर रही हूं। मैंने सभी से विनती की कि इसे सीक्रेट रखें। आज सुबह की कक्षा सामान्य शिक्षा का कोर्स था। मैं पहले कक्षा में दाखिल हुआ। फू यूचिंग मेरे पीछे थी। मैंने एक सीट ली और बैठ गया। मैंने कक्षा में रुआन किंगशुई की फिल्मिंग पर चर्चा की आवाजें सुनी। मैंने उस दिशा में जिज्ञासु नजर डाली और कई छुपी हुई नजरें मिली, साथ ही कुछ दुर्भावनापूर्ण। और वह रुआन किंगशुई के बारे में ऑनलाइन अफवाहें फैलाता है, जानबूझकर उसे बदनाम करता है। दूसरी ओर वह रुआन किंगशुई के प्रेमी के कपड़े की नकल करता है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसा करता है मानसिक टूटने से नहीं डरता? क्या वह ऐसा करता है जैसे वह उससे नफरत करता है ताकि उसे नष्ट कर सके, लेकिन वास्तव में वह पुराना दीवाना प्रशंसक है? कितना दुखद! मैंने बिना पलक झपकाए या लाल हुए सुना, पूरी तरह अन्वय कि मैं ही वह हूं जिस पर गालियां दी जा रही हैं। लेकिन आखिरी बात सुनकर मैं अचानक फू यूचिंग की ओर मुड़ा। रुआन किंगशुई, क्या वह सब कह रही है कि मैं मर चुका हूं? फू यूचिंग ने अभी अभी अपना लैपटॉप निकाला था। वह मेरी नजर से चौंक गई। उसका दिल तेज धड़कने लगा। मुझे पता नहीं युवा मालिक, मैं सेलिब्रिटी किक। युवा मालिक, तुम्हें रुआन के लिए कैसा लगता है? झांग चेन, तुम आज जल्दी आए हो, हमें लगा था तुम फिर से क्लास छोड़ दोगे। कई आवाजें फू यूचिंग की बात बीच में रुक गईं। फू यूचिंग ने आवाज के स्रोत की ओर देखा। उसकी गहरी आंखों में अचानक एक ठंडी तकरार आ गई। मैंने भी सिर घुमाया। 2 लड़कियां और एक लड़का आ रहे थे। तीनों ने झिझक नहीं दिखाई, वे सीधे मेरी पे। मैंने नाश्ता नहीं किया। चमड़े की जैकेट वाली लड़की ने फू यूचिंग की कुर्सी पर लात मारी और तंज कसा। तुम जाओ मेरे लिए नाश्ता खरीदो। मुझे उस सामान्य दुकान से वॉन्टन चाहिए, बिना धनिया, बिना सूखे झींगे, बिना अंडे के खोल के।
और जल्दी वापस आओ, ठंडा है। जैकेट उतारो और हमारा खाना उसमें लपेटो ताकि ठंडा न हो। उसने जो कहा वह समझना स्वाभाविक। फू यूचिंग की आंखों में एक भी लहर नहीं थी। नोटबुक पर रखा हाथ रुका और अगले पल एक गर्म हाथ उसके हाथ के पीछे रखा। मैंने पिछली पंक्ति में तीनों की ओर देखा, शांत स्वर में कहा, वह नहीं जाएगी, वह भविष्य में भी नहीं जाएगी। मेरी आवाज बहुत ठंडी थी। फू यूचिंग की पलकों ने हल्का कंपन किया। झांग चेन, तुम आज इतने खिन्न क्यों हो? क्या तुम्हें बड़ी बेटी ने परेशान किया? उसका स्वर बेहद तीखा था। मैंने तो कहा था शिया परिवार जैसे परिवार तुम्हें कभी महत्व नहीं देंगे। एक लड़की की तेज चिल्लाहट बड़े व्याख्यान हॉल में गूंजी। जादुली बालों वाली लड़की कांप रही थी। उसके हाथ अपने सिर पर कसकर पकड़ रहे थे। चमकदार लाल खून उसकी उंगलियों के बीच से रिस रहा था। फू यूचिंग उसके पीछे खड़ी थी, उसके हाथ थोड़े मुड़े, खून से सने लकड़ी के। मैं उसके पीछे एक मूर्ति की तरह खड़ी थी। तुम फू लड़की, क्या तुम्हें पता है मेरा चाचा कौन है? तुम मेरी पिटाई करने की हिम्मत करती हो? तुम खत्म हो चुकी हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। फू यूचिंग सचमुच बहुत आगे बढ़ गई थी। स्वेटर पहने लड़के ने कांपते हुए कहा। मैंने नहीं सोचा था कि फू यूचिंग इतनी निर्दयी होगी, लेकिन जब उसकी नजर फिर से मुझ पर पड़ी तो उसका स्वर। घुंघराले बालों वाली लड़की ने भी भौहें तनी। झांग चेन, तुमने किसी को फू यूचिंग को केली पर वार करने दिया? उसकी हैसियत क्या है और हमारी क्या? क्या यह सीधे हमारे चेहरे पर थप्पड़ नहीं है? उसे घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी, 100 बार कोहनी टेकनी होगी, कम नहीं। उनके आसपास के लोग फुसफुसा रहे थे। फू यूचिंग झांग चेन के प्रति इतनी आज्ञाकारी क्यों है? वह मैंने सुना है कि कॉलेज प्रवेश परीक्षा के अंक आने से पहले ही सिंघुआ और पेकिंग विश्वविद्यालय उसे बुला रहे थे, लेकिन झांग चेन ने उसे अपनी स्कूल में दाखिला दिलवाया। झांग चेन डरपोक है। वह निश्चित रूप से बाद में फू यूचिंग को फटकारेगा और उसे दोस्तों से माफी मांगने को कहेगा। आसपास की अफवाहें शु काइली को ताकत दे रही थीं। भले वह अपना सिर पकड़ती रही, फिर भी वह उसने गर्दन मोड़ी और फू यूचिंग को आदेश दिया, मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे लिए घुटने टेको। जैसे ही उसने बात खत्म की, एक हल्की हंसी गूंज उठी। मेरे होठों के कोने मुस्कुराए। मेरी बांह मेज पर टिकी हुई थी। फू यूचिंग के रास्ते में बाधा बनी हुई थी। तुमने मुझे गाली दी और फिर तुम्हारे व्यक्ति से माफी मांगने के लिए घुटने टेकर आने को कहा। मेरे व्यक्ति शब्द सुनकर से वह अचानक कुछ नरम से रोक दी गई हो। शुकाइली पूरी तरह अपमानित महसूस कर रही थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, झांग चेन, तुम क्या दिखावा कर रहे हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम शिया परिवार के दामाद हो? तुम्हारे जैसे गधे द्वारा ठोकर खाए हुए मूर्ख कोई तुम्हें मुफ्त में भी नहीं चाहेगा। बड़ी बेटी तुम्हें मौत तक नफरत करती है, वह सगाई समारोह में भी नहीं। एक तेज थप्पड़ की खनक शुकाइली की गालियों को काट दिया गया। मैंने अपना हाथ हिलाया, शांत स्वर में कहा, क्या तुम्हारा मुंह बहुत गंदा नहीं है? बोलते रहो। एक डरावनी चुप्पी छा गई। मनोरंजन के लिए देख रहे लोग हर जगह थे। शुकाइली ने अपने हाथ पर लगे मेरे हाथ के निशान को पकड़ा। शर्मिंदा और गुस्से में उसका पूरा चेहरा गहरा लाल हो गया। शुकाइली ने दरवाज़ा डीन, मैंने कुछ समझ लिया। वह तुरंत मुड़ी, लेकिन अचानक एक लंबा ठंडा आकृति दरवाजे पर खड़ा था। मेरी पुतलियां थोड़ी बड़ी हो गईं। सु वानरू, हाँ क्यों हो? हा हा मिस्सू, क्या आश्चर्य है? साथ में एक साधारण आवाज आई। मुझे अंत पता चला कि सु वानरू के बगल में एक मोटा आदमी भी था। उसका चेहरा थोड़ा असहज था। उसने माथे से पसीना पोंछा। हमारे स्कूल के छात्र बहुत अच्छे हैं, लेकिन युवा ऊर्जा से भरे हैं और जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं। शब्दों के आदान प्रदान से कुछ झगड़ा हो सकता है। ये तुम्हारी कक्षा को। उसकी आवाज न तेज थी न धीमी, भारी दबाव के साथ। खासकर जब उसकी नजरें घूमी, मैंने सु वानरू की आंखों से देखा। बिना किसी कारण के अपराधबोध महसूस किया। झांग चेन, फिर से तुम ही हो? मोटा आदमी ने देखा और तुरंत 80 या 90% कहानी का अनुमान लगाया। कुछ कदम आगे बढ़ा और कहा, अपने होमरूम शिक्षक को बुलाओ, अपने माता पिता को बुलाओ, मेरे साथ कार्य। मैं सबसे बाहर की कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था। फू यूचिंग मेरे बिल्कुल पास खड़ी थी। बिना कुछ बोले मेरी उंगलियों से पानी सावधानी से पोंछ रही थी। सु वानरू ने अपनी आंखें संकुचित की। उसका स्वर शांत था, अब तुम जा सकती हो। यह सुनकर मेरी आंखें चमकी। सच में? सु वानरू की नजर मुझ पर से गुजरी, फू यूचिंग पर रुक गई। जैसे ही उनकी नजरें मिली, फू यूचिंग ने की घंटी बाहर बज चुकी थी। मैंने उसके हाथ पर थपथ पाया। शिया किंग, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। फू यूचिंग कुछ देर चुप रही। उसकी खराश वाली आवाज हवा में गूंजी, मैंने किसी को मारा है, मुझे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कौन सी जिम्मेदारी? स्पष्ट था कि वे लोग पहले बदतमीजी कर रहे थे, वे पहले हमें गाली दे रहे थे। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। आमतौर पर उसके पीले उदास चेहरे पर मुस्कान आई, एक कोमलता जैसे पतली बर्फ पिघल रही हो। धन्यवाद, युवा मालिक झपकी के साथ।
फू यूचिंग की कदमों की आवाज गायब हो गई क्योंकि दरवाजा बंद हो गया। मैंने सिर घुमाया, सु वानरू की नजरों का सामना किया। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? उसकी घूरती नजरों से मुझे सिहरन हुई। सु वानरू, क्या तुम मेरी मदद नहीं करने वाली? सु लेकिन अभी डीन के सामने तुमने कहा कि हम रिश्तेदार हैं, तुमने मुझे अपना छोटा भतीजा भी माना। सु वानरू ने मुझ पर आधी मुस्कान के साथ देखा। तो इसे मेरी गलती समझो। सु परिवार की संततियां हमेशा मेरे सामने आज्ञाकारी होती हैं। मेरे सामने कभी किसी ने हंसी ठिठोली की हिम्मत नहीं की। मेरे पास वह भतीजा नहीं है जो कबूल करने के बाद फिर किसी और से प्यार। सुवांडू ने चाय का घूंट लिया। उसका स्वर शांत था। तो तुम दोनों एक दूसरे को क्यों देख रहे थे? वह सब कि तुम मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मैंने पलके झपकाईं। तुरंत समझ गया सुवांडू निश्चित रूप से असहज थी। एक स्वर की पसंदीदा बेटी के लिए दूसरों को नीचा दिखाना ही उसका स्थान है। वह किसी और को खुद से पहले छोड़ने कैसे दे सकती थी? निश्चित रूप से शहद से लिपटे गोलों की योजना, फिर से कुछ मीठे शब्द कहने की योजना। क्या तुम सोचती हो कि मैं वह मूर्ख महिला हूं जिसे कुछ शब्दों से बहकाया जा सकता है? अगले पल मैंने उसके चेहरे को दोनों हाथों से उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, सुवानरू, क्या तुम जलती हो? मैंने कहा। मेरी आंखें चमक रही थी। मेरी गर्म नम सांस सुवानरू के पतले होंठों को छू रही थी। उसकी नजरें मेरे होंठों पर लग रही थीं, जो बढ़ती हुई जलन से भरी थीं। तो तुम सचमुच ऐसे जलती हो? उस पुरुष की आवाज हवा में घुली, लेकिन सुवानरू को ऐसा लगा जैसे वह ठीक से सुन नहीं पा रही। सुवानरू ने स्पष्ट रूप से सुना कि मैं क्या कह रहा था, लेकिन समझने को नकार रही थी। वह बस मुझे चूमना चाहती थी। जब ये विचार उसके मन में आया तो सुवानरू ने कड़ा निगला। उसकी गहरी नजरें ऐसी थीं जैसे वह सामने वाले व्यक्ति को पूरा निगल जाना चाहती हो। फोन 2 बार कांपा। सुवानरू ने इस मूर्खराब करने वाली कॉल का जवाब देने का इरादा नहीं किया, लेकिन अगले पल उसकी नजर स्क्रीन पर चमकते नाम पर पड़ी और उसने अचानक अपना मन बदल लिया। उसने कॉल उठाया, फिर आराम से स्पीकर फोन चालू किया। शिया, क्या बात रू, क्या तुमने विश्वविद्यालय में झांगचेन को देखा है? सुवानरू ने मुझ पर आधी मुस्कान के साथ देखा। मेरी गर्दन में ठंडक दौड़ी जब मुझे एक अशुभ पूर्वाभास हुआ। अगले पल उसकी ठंडी छोटी हाथ मेरी कमीज के अंदर चली गई। उत्तेजित होकर मैंने नरम कराह निकाली, तुम्हारे पास क्या आवाज थी? फोन के अंदर और बाहर की 2 आवाजें मिली। मैं हिलने की हिम्मत नहीं कर पाया। बस एक छोटी बिल्ली सुवानरू की आवाज दबाई हुई हंसी के साथ उसके पेट को सहला रही थी। काजुली टिप्पणी करते हुए, स्कूल की बिल्ली बहुत अच्छी तरह से खिलाई जाती है, बस उसका स्वभाव थोड़ा खराब है। उसे लोगों को खरोंचना पसंद है। शियाशिया ने दूसरी ओर कुछ देर के लिए चुप्पी साधी। असंगत चुप्पी मेरे दिल को तेजी से धड़कने लगी। मैंने सावधानी से सुवानरू के फोन। शिया क्यों कुछ नहीं कह रही? वह कल्पना भी नहीं कर सकती है ना? लेकिन बहुत जल्दी शिया की आवाज फिर से फोन के दूसरी ओर से आई, प्राकृतिकता के साथ, बिल्कुल सामान्य जैसी। आवारा बिल्ली सबसे गंदी होती है। जल्दी से टीका लगवाना बेहतर होगा ताकि कोई संक्रामक बीमारी न हो। सुवानरू की आंखों में मुस्कान फीकी नहीं पड़ी। यह एक सुंदर छोटी बिल्ली है। क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? झांगचेन का किसी क्लासमेट से झगड़ा हो गया है। मुझे डर है कि वह परेशान हो सकता है क्योंकि तुम विश्वविद्यालय में हो। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि अभी शिया का स्वर अजीब था, लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि वह कहाँ अजीब थी। तुम यहाँ हो तो झांगचेन पर थोड़ी नजर रखना। 20 मिनट में एक बैठक है, मुझे वहां जाना है, इसलिए मैं। क्या तुम अपनी मंगेतर से बात करना चाहोगी? मेरी पुतलियां आश्चर्य से सिकुड़ गईं। मैंने जल्दी से हाथ हिलाए, लेकिन सुवानरू ने ऐसा किया जैसे वह नहीं समझती। फोन को मेज पर फेंक दिया, फिर से मेरे प्रति आधी मुस्कान के साथ देखा। वह थोड़ी झुकी और मेरे कान में फुसफुसाई, यह तुम्हारी मंगेतर की कॉल है, क्या तुम हेलो नहीं कहोगे? मैंने उसे घूरा। सुवानरू, संयोग से तुम्हारा बेकार मंगेतर दरवाजे पर खुद को प्रस्तुत कर रहा है। झांगचेन इतना प्यारा है, शायद बस पत्नी कहने पर कोई महिला इतनी दीवानी हो जाएगी, उस जरूरी बैठक को भी नजरअंदाज कर देगी। मेरी कान गर्म हो गईं। मेरा दिल हल्का उठा जब मैंने स्क्रीन की तरफ छिपकर देखा। मैं कुछ कहने ही वाला था कि सुवानरू का चेहरा बदल गया। वह झुकी और मेरा मुंह गलत देखा। ये झांगचेन नहीं है, इस मामले को संभालेगा। उसने कॉल काट दी। उसका चेहरा बिल्कुल बदसूरत नहीं था, लेकिन मैंने खतरे का एहसास किया। एक दबाव वाली आभा चारों ओर फैल गई। मैंने तुरंत ऊपर देखा, भागने को तैयार, लेकिन अगले पल महिला ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। भागो मत। गुलाब की मीठी खुशबू मेरे चेहरे को छू गई। मैं स्तब्ध था। तुरंत प्रोत्साहित होकर मैंने और आत्मविश्वास के साथ पुकारा, मेरी आवाज और भी टिकी। बहन। उस कुलीन महिला की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। मैंने आग में घी डाल दिया। क्या तुम सच में गुस्सा हो, बहन?
ऐसे ठंडी नजरों से मुझे मत देखो। बहन, मैं सचमुच थोड़ा डर रही हूँ, कृपया मुझे मत छोड़। बहन, मैंने जितना बुलाया उतना मैंने खुद को बिगाड़ा। वह महिला जिसकी कमर मैं पकड़ रहा, मेरे पास केवल तुम हो। बहन, तुम जानते हो, तुम मेरी पहली मोहब्बत हो, तुम पहली लड़की हो जिसे मैंने कभी पसंद किया। तुम मेरी सफेद चांदनी हो, तुम बहुत खास हो। तुम्हारा मतलब मुझसे किसी और महिला से अलग है। मेरी पत्नी मुझे ऐसे छोड़ सकती है? बहन, कृपया मेरी मदद करो। जब डीन ने फिर से कार्यालय के दरवाजे पर दस्तक दी, तब 10 मिनट से अधिक हो चुके थे। मैं अभी भी कुर्सी। एक मुश्किल शरारती छात्र, जब उसे एक समर्थक मिल जाता है तो वह सड़ी लकड़ी की तरह हो जाता है जिसे तराशना असंभव हो। डीन की नजर मुझ पर पड़ी, फिर मेरी बड़ी समर्थक पर, मिस सू। डीन ने उसे बुलाने की कोशिश की, वह अभी भी धुंधली थी। इतनी बुद्धिमान मिस सू को भी कभी कभी ऐसा होता है जैसे एक सोते हुए बाघ की तरह। डीन थोड़ा आश्चर्यचकित था, फिर से बोला, मिस सू, चलो थोड़ा मध्यस्थता करते हैं ताकि दोनों छात्र हाथ मिलाएं और सुलह करें। जैसे ही उसने बात खत्म की, सुवानरू ने आखिरकार अपनी नजरें नीचे कर ली। हाथ मिलाना आवश्यक नहीं है। डीन ने तेजी से काम किया। थोड़ी देर बाद एक महिला ने जहां कायली को अंदर ले आई, वह जल्दी में चेहरे पर तारीफ के भाव लिए आई। मिस सू, यह सब गलतफहमी है, लेकिन निश्चित रहें। उसके सिर पर गौज पट्टी थी, उसके बाएं गाल पर हाथ का निशान था और दाहिने गाल पर सूजन थी। मैंने साफ तौर पर उसे केवल एक बार थप्पड़ मारा था। क्या झांग कायली शिकार बनने का नाटक कर रही है? मैंने अपनी आंखें संकुचित की और महिला की ओर देखा जो झांग कायली को खींच रही थी, मुझसे माफी मांगती मुस्कान के साथ। मिस्टर झांग, कायली ने जो कहा वह गलत था, उसे मारना से। झांग कायली ने थोड़ी नाराजगी दिखाई, लेकिन वह विरोध नहीं कर सकी है, केवल अपनी नाराजगी निगल सकती थी। सू कायली के सूजे हुए गालों को देखते हुए मैंने सीधे उसे देखा, जैसे लोमड़ी बाघ की ताकत उधार लेकर। माफी का खत भूल जाओ। आखिरकार कायली का मुंह गंदा है। महिला बेहद आभारी थी, जैसे मेरे शब्द उसके लिए बड़ा उपकार हों। मिस्टर झांग बहुत उदार हैं, लेकिन बस मुझे नहीं पता कि यह सुविधाजनक है या नहीं। मिस्टर झांग, लेकिन मैं आपको और मिस सू को एक अनौपचारिक डिनर के लिए आमंत्रित करना चाहती हूं ताकि हमारी माफी व्यक्त कर सके। उसने बहुत निपुणता से यह कहा, लेकिन डीन ने अपने दिल में जीभ 2 बार ठोक दी। सू वानरू की उदासीन आंखें अंततः उस पर आ गईं। यह सुविधाजनक नहीं है। महिला ने हल्की मुस्कान दी। बिल्कुल मुझे नहीं पता कि आप कब फ्री होंगे। मिस्टर झांग, क्या आज आपके पास समय है? मेरी पलकें फड़क गईं। मैंने जल्दी प्रतिक्रिया दी, सुवानरू की ओर इशारा करते हुए, उन्हें उनके घर भेजो। सुवानरू की नजर मुझ पर पड़ी। मैंने उसे मुस्कुराकर देखा। मेरी आंखें टेढ़ी हो गईं। युवा आंटी मेरी ओर से प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। युवा आंटी का घर मेरा घर भी है। क्या तुम मजाक कर? मैंने सुवानरू की ओर देखा, फिर व्याख्यान हॉल की ओर देखा। अब मैं कक्षा में जाऊंगा। सुवानरू ने मुझे देखा, फिर मेरी हैरान नजरों के बीच उसने धीरे से मेरे गाल को छुआ। मैं तुम्हारे कक्षा खत्म होने का इंतजार करूंगी। मैं लड़खड़ाया, तुम्हें काम नहीं है? सुवानरू, क्या तुम मुझ पर समय बर्बाद कर रही हो? महिला के होंठ मुड़े, उसकी आवाज बहुत नरम हो गई। एक पड़ी। मेरे दिमाग में धीरे धीरे प्रश्न चिन्ह उभरा। क्या मेरी सारी हरकतें नायक के हरेम की नजरों में शर्मनाक नहीं होनी चाहिए थी? अत्यंत घृणित। मुझे देखकर उन्हें गंदगी महसूस करनी चाहिए। क्या चल रहा है? तो मैंने अपनी स्थिति का उपयोग करके सुवानरू को परेशान किया और अचानक मुझे एक पत्नी मिल गई। लेकिन जैसे ही मुझे अपनी सोच का एहसास हुआ, अगले पल उन गहरी। दरअसल तुम बस एक चालाक, दोहरे चेहरे वाले, बेवफा, थोड़ा झूठा हो जो लोगों के दिलों से खेलना पसंद करता है। हर शब्द के साथ उसकी आंखों की मुस्कान थोड़ी फीकी हो गई। उसकी ठंडी फिनिक्स आंखों में खतरा घूम रहा था। मुझे दबाव का एहसास तेजी से होने लगा जैसे ही मैंने सिर हिलाया। सुवानरू मुझे हमेशा के लिए ऑफलाइन कर सकती थी। मैं अचानक हक्का बक्का हो। अगर मैंने इनकार किया तो सुवानरू उस रहस्यमय मुस्कान के साथ मुझे मार सकती थी। लेकिन अगर यह सच है कि मैं सुवानरू के साथ डेट पर हूं और शिया को पता चल गया, तो मुझे डर है कि शिया भी मुझे मार देगी। इस जीवन में जहां मैं दोनों तरफ से दबाव में हूं, मैं सुवानरू की ओर देखता हूं और अपनी धोखाधड़ी शुरू करता हूं। लेकिन तुम मेरी स्थिति जानते हो। गाई एक दुर्घटना थी, बहुत अचानक। एकसिया परिवार मुझे पसंद नहीं करता। इसके अलावा मैं अंततः समझ चुका हूं कि मेरा दिल कहां है। तुम मेरी सफेद चांदनी हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मैं निश्चित रूप से शिया से सगाई तोड़ दूंगा। मैंने अपनी उंगलियों से सुवानरू के हथेली को हल्के से खरोंचा। मुझे पता है तुम बहुत सक्षम हो, तुम मेरी मदद कर सकती हो। सब इतना है कि मुझे थोड़ा दुख सहना होगा जब तक तुम मुझसे छुपकर डेट पर रहोगी। मैंने अपना हैंडसम चेहरा उठाया। तुम मेरी इच्छाओं का सम्मान करोगी, है ना? पत्नी नीले पत्थर के रास्ते के अंत में
पैरों की छाया के नीचे एक परिचित आवाज गूंज उठी, जिसमें थोड़ी शरारत थी। क्या यह तुम्हारी छोटी आवारा बिल्ली है? सुवानरू ने नजर नहीं उठाई। एक गिरे हुए गी उस महिला की कुलीन और सुंदर आंखों ने अपनी पलकों को उठाया। शिया को एक रहस्यमय मुस्कान के साथ देखा, यह जानते हुए कि वह दोषी महसूस कर रही थी और उसके अंदर की बातें उजागर हो गई थीं। शिया शर्मिंदा नहीं हुई। उसने शाखाओं को हटाया और आराम से चली आई। तभी सुवानरू का सहायक वापस दौड़ा। शिया ने उससे सॉसेज मांगा। उसकी चपल उंगलियां इसे खोल रही थीं, इसे बिल्ली के मुंह तक पकड़ रही थी। बिल्ली थोड़ी डर गई थी। सॉसेज का एक काट भी नहीं लिया। शिया ने सॉसेज वापस खींचा और मुस्कुराते हुए कहा, जब मैंने तुम्हें बुलाया तो कुछ शोर सुनाई दिया। मैं थोड़ी चिंतित थी। शिया ने अपनी आंखें संकुचित की। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या गलत था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पुरुष की उपस्थिति या शायद सुवानरू का व्यवहार असामान्य था। उसने बस ध्यान नहीं दिया। जब तक एक चालाक व्यक्ति जैसे सुवानरू ने जल्दी से फोन काटा, तब शिया होश में आई और महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसे पता था कि उसने सुवानरू को घूरा। सुवानरू का रंगरूप बिल्कुल सही था, लेकिन वह हमेशा एक अजीब सी अजीबता महसूस करती थी। उनकी नजरें हवा में मिली, जांच और संदेह की चिंगारियां रही थीं। यहां तक कि बिल्ली ने अपनी पूंछ खड़ी कर ली, दोनों को सतर्क नजरों से देख रही थी। भागने वाली थी। शिया ने अपनी कई सालों की दोस्त को देखा। उसके होंठ के कोने हिले, केवल उसकी मुस्कान। आधे घंटे पहले तुमने मुझे फोन किया था कि मैं तुम्हारे छोटे मंगेतर की देखभाल करूं, तब तुमने मुझे उससे दूर रहने के बारे में कुछ नहीं कहा। उनके बीच का भिड़ंत वाला माहौल अचानक नरम हो गया। शिया को भी थोड़ा गलत लग रहा था, या शायद वह ज्यादा शक कर रही थी। वह माफी मांगने के बारे में सोच रही थी कि तभी सुवानरू की गहरी ठंडी आवाज। उसका चेहरा माफी भरा था। माफ करना, मैं तुम्हें झांगचेन के मामले के लिए धन्यवाद देती हूँ, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ, थोड़ा तनाव में हूँ। तुम जानते हो, वानरू, झांगचेन और मेरे बीच गलतफहमियां हैं। हमारे रिश्ते को बनाने के मौके कम है, लेकिन है सचमुच बहुत हैंडसम है। अनगिनत लोग उसे मुझसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। वह कुतिया कल रात किंगशुई को बर्बाद कर दी। शिया ने उसकी असामान्यता को नहीं देखा। इसके बजाय उसने लंबी सांस ली, आह भरी और शिकायत की, मैंने नहीं सोचा था कि आजकल की महिलाएं इतनी बेहया होती हैं। झांगचेन स्पष्ट रूप से पहले से ही मुझसे सगाईशुदा है, फिर भी कुछ लोग हमारी शादी को तोड़ना चाहते हैं। और वह गरीब लड़की, वह छात्र भी अच्छी नहीं है, लेकिन सौभाग्य से झांगचेन उसे पसंद नहीं करता। सुवानरू ने रहस्य में आधी मुस्कान दी, जो लोग तुम्हें छीनना चाहते हैं वे तुम्हारे सोच से ज्यादा हो सकते हैं। उसके बगल में शिया के चेहरे के भाव बदल गए। कुछ देर बाद उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, झांगचेन बहुत प्यारा है, किसी को उसे पसंद करना सामान्य है। सुवानरू कुछ नहीं बोली। शिया 2 सेकंड के लिए चुप रही, फिर खुद को रोक नहीं सकी। क्या झांग? मैं दूर खड़ा था और ठीक से सुन नहीं पाया, इसलिए निश्चित नहीं हो सकता, लेकिन भले ही युवा मालिक जियांग उसे बचाना चाहता हो, यह सामान्य है। वे वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं, उनका रिश्ता गहरा होना चाहिए। शिया का सुंदर चेहरा और भी गहरा हो गया। सुवानरू ने आखिरी बार और आग बढ़ाते हुए मुस्कुराई। उसने बेपरवाह कहा, लेकिन क्या तुम सचमुच सगाई नहीं तोड़? सगाई भी पूरी तरह गड़बड़ थी, लेकिन मैं सचमुच जियांग चेन को पसंद करती थी। सुवानरू ने उसे घूरा। शिया ने एक छोटी हंसी दी। उसके शब्दों में निश्चितता थी। सुंदर भावनाएं कई बाधाओं का सामना करती हैं, लेकिन मैं उससे सगाईशुदा हूं। अंततः मैं उन जंगली महिलाओं से अलग हूं, चाहे वे बचपन की दोस्त हों या छोटी परछाइयां। वह बस थोड़ी नई चीजों के लिए खेल रहा है। ज्यों-ज्यों शिया बोलती गई, उसके अंदर बितनस बढ़ती गई। फिर भी वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त के सामने खुद को रोक रही थी, केवल उदार बनने का नाटक करती हुई। इसके अलावा वह मुझसे कई साल छोटी है, मैं उसकी कदर नहीं कर सकती। मैं निश्चित रूप से इन बेहया महिलाओं के कारण उससे लड़ाई नहीं करूंगी, तो भले ही यह पहली मोहब्बत हो या कोई सफेद चांदनी, वे सब में। वानरू के गले में चिपकी बिल्ली ने 2 बार म्याऊं किया, हर 3 कदम पर पीछे मुड़ी, फिर दूसरी तरफ भाग गई। शिया ने अपनी बाहें सीने पर क्रॉस की, भागती बिल्ली की ओर देखा। तुम्हारी छोटी आवारा बिल्ली किसी और के पीछे भाग गई। क्या तुम उसे घर ले जाने वाली नहीं थी? अगर तुम उसे नहीं पकड़ोगी तो वह सचमुच चली जाएगी। छोटी बिल्ली फूलों की झाड़ियों के बीच से गुजर। छोटी आवारा बिल्ली किसी और के पीछे भाग गई। सुवानरू के लाल होंठ मुस्कुराए, तुम इतनी कैसे निश्चित हो कि वह बस उनके साथ खेल रही है? शिया को आज सुवानरू थोड़ी अजीब लगी। शिया ने होठ तने। अचानक विषय बदला, तुम अचानक आज विश्वविद्यालय क्यों आई? जैसे ही शिया ने बात खत्म की, उसने देखा कि सुवानरू के होठों पर मुस्कान गहरी हो गई, जैसे वह
दूसरों को पता नहीं हो सकता, लेकिन वह सबसे अच्छी जानती थी। सु वानरू इस साल 29 साल की है। शियाशिया ने उसके 27 साल देखे हैं। सु वानरू का पुरुषों से कोई लेना देना नहीं रहा है। शियाशिया को यह आकर्षक लगा, लगभग हंसने लगी। तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम्हारे छोटे भाई का बॉयफ्रेंड। सु वानरू ने उसे शांतिपूर्वक देखा। वह मेरा है, क्या वह तुम्हारा हो सकता है? शियाशिया का चेहरा उत्साहित था। सु वानरू ने बेपरवाह कहा, यह उसके लिए सुविधाजनक नहीं है। शियाशिया की संकीर्ण लोमड़ी जैसी आंखें, जिनमें काले पुतले थे, संशय की झलक लिए बोली, यहां तक कि थोड़ा सा खुलासा भी नहीं कर सकता। क्या वह कोई है जिसे सार्वजनिक रूप से नहीं देखा जा सकता? वानरू, क्या तुम सच में प्यार करती हो या किसी की प्रेमिका का अभिनय?